नमस्कार। आज हमारे सामने एक दिलचस्प स्रोत है। ये एक पॉडकास्ट की रूपरेखा है, आउटलाइन है, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग ट्रू मैस्कुलिनिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब सच्चे पुरुषार्थ और आत्मसम्मान को समझना। और ये रूपरेखा एक बड़े सवाल से जुड़ी है, जैसा इसके मूल स्रोत का टाइटल था, जब वो शर्म की हदें पार कर दे, सच्चे आदमी को क्या करना चाहिए। अच्छा, तो आज का हमारा काम है बेसिकली इस आउटलाइन के जरिए समझना कि ये स्रोत, ये पुरुषार्थ, अनादर, आत्मसम्मान, इन जैसे मुश्किल मुद्दों को कैसे पेश कर रहा है। बिल्कुल। देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, ये आउटलाइन मतलब एक तरह का नक्शा ही है जो सुनने वालों को इन सेंसिटिव टॉपिक्स पर एक सफर पर ले जाने का इरादा रखता है। और इसका स्ट्रक्चर भी यही दिखाता है, एक इंट्रोडक्शन, 4 मेन हिस्से और फिर कंक्लूजन। हाँ, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर देखना काफी नहीं है ना? हमें ये देखना होगा कि हर पड़ाव पर ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। सही। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। रूपरेखा का पहला खंड सच्चे पुरुषार्थ को परिभाषित करने पर जोर देता है। ये दिलचस्प है क्योंकि पुरुषार्थ ये एक ऐसा शब्द है जिसके मायने समाज में बहुत बदलते रहे हैं। बिल्कुल। रूपरेखा कहती है कि इसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के कल्चरल नजरियों पर बात होनी चाहिए। हाँ। और साथ ही सत्यनिष्ठा, शक्ति और भावनात्मक समझ जैसे गुणों को हाईलाइट करने का सुझाव है। हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है मेरे ख्याल से। सत्यनिष्ठा यानी अपने मूल्यों पर टिके रहना, इंटीग्रिटी। शक्ति, अब ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ है या कुछ और भी? अच्छा सवाल है। और भावनात्मक समझ मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही ढंग से संभालना। इन तीनों को एक साथ रखना, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। हाँ। पारंपरिक सोच में तो अक्सर शक्ति को बाहरी रूप में देखा जाता था और भावनाओं को खासकर पुरुषों के लिए एक तरह की कमजोरी समझा जाता था। जी। ये रूपरेखा उस सोच को चैलेंज करती दिख रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं कह रहे कि पारंपरिक विचार गलत हैं, पर हाँ, शायद ये सुझाव दे रही है कि परिभाषा अधूरी थी। आधुनिक दृष्टिकोण, जैसा ये आउटलाइन इशारा कर रही है, वो शक्ति को आंतरिक मजबूती, सेल्फ कंट्रोल और सत्यनिष्ठा से जोड़ता है। सही। और भावनात्मक समझ को कमजोरी नहीं, बल्कि एक जरूरी स्किल मानता है। रिश्तों को समझने, कम्युनिकेट करने और मुश्किल हालात से सही ढंग से निपटने के लिए। और एक और अहम बात जो यहाँ ध्यान खींचती है जी, वो है व्यक्तिगत कहानी या उदाहरण शेयर करने का सुझाव। हाँ, वो जरूरी है। ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है। रूपरेखा चाहती है कि इन गुणों को जमीनी हकीकत से जोड़ा जाए। जब कोई अपनी कहानी बताता है कि उसने मुश्किल हालात में कैसे सत्यनिष्ठा बनाए रखी या कैसे भावनात्मक समझ का इस्तेमाल किया, तो बात ज्यादा असर करती है। हाँ, तो वो बात सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुंचती है। ये पुरुषार्थ को एक जीती जागती चीज बनाता है, ना कि सिर्फ किताबों में लिखी परिभाषा। हाँ, बिल्कुल। परिभाषा ज्यादा मानवीय, ज्यादा भरोसेमंद लगती है। हाँ, तो एक तरफ तो ऑब्जेक्टिव गुण जैसे सत्यनिष्ठा और दूसरी तरफ सब्जेक्टिव अनुभव। ये मिलाप दिखाता है कि शायद सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि उन नियमों को अपने जीवन के अनुभवों में ढालना है। हाँ, एक तरह की सतत विकास की प्रक्रिया लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसी नींव रखने की कोशिश है जो स्थिर भी हो, मतलब मूल्यों पर आधारित, और लचीली भी हो, बदलते समय और व्यक्तिगत अनुभवों के साथ विकसित होने वाली। अब इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा अगले और शायद ज्यादा मुश्किल सवाल की तरफ बढ़ती है। सही कहा। जब पुरुषार्थ की एक समझ बन गई, तो अगला कदम है उस स्थिति को पहचानना जहां इसे सीधी चुनौती मिलती है, यानी अनादर, डिसरिस्पेक्ट। रूपरेखा का दूसरा खंड इसी पर केंद्रित है, अनादर को पहचानना। इसमें समझाया जाना है कि अनादर असल में होता क्या है, कैसे पता चले कि सीमाएं, मतलब बाउंड्रीज, लांघी गई हैं और इसका भावनात्मक असर क्या होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रूपरेखा सिर्फ बाहरी व्यवहार पर ध्यान नहीं दे रही, मतलब क्या कहा गया, क्या किया गया। हाँ। वो व्यक्ति के आंतरिक अनुभव पर भी उतना ही जोर दे रही है, भावनात्मक प्रभाव और भलाई पर असर। जी। ये अनादर को सिर्फ एक सामाजिक घटना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, वेलबींग से जुड़ा मुद्दा मानती है। सही। सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि इसका मुझ पर क्या असर हुआ। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल भी उठता है। हर असुविधाजनक स्थिति या मतभेद वो अनादर तो नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार हम चीजों को गलत समझ लेते हैं या शायद ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं।
तो रूपरेखा सुनने वालों को ये समझने में ऐसे मदद करेगी कि कब वाकई सीमा लांघी गई है और कब ये सिर्फ एक गलत फहमी या नजरिए का अंतर है। ये बारीकी बहुत जरूरी है। ये एक अहम सवाल है, बिल्कुल। रूपरेखा शायद इस पर सीधा जवाब ना दे, लेकिन सीमाएं लांघी गई हैं पहचानने पर जोर देना। ये इशारा करता है कि व्यक्ति को अपनी सीमाओं के बारे में स्पष्ट होना होगा। मतलब सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, ये आत्म जागरूकता का मामला है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अनएक्सेप्टेबल है। जब कोई व्यवहार लगातार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है या आपको असुरक्षित महसूस कराता है या आपके स्पष्ट रूप से बताए गए मूल्यों के खिलाफ जाता है, तो वो शायद अनादर की श्रेणी में आता है। अच्छा, इसका मतलब है कि अनादर को पहचानना सिर्फ दूसरे के व्यवहार का एनालिसिस करना नहीं है? नहीं, बल्कि अपने आंतरिक अनुभव और अपनी सीमाओं को समझना भी है। बिल्कुल। और रूपरेखा का ये कहना कि अनादर भलाई को प्रभावित कर सकता है, ये दिखाता है कि इसे नजरअंदाज करना कोई ऑप्शन नहीं है। सही। ये सिर्फ बुरा महसूस करने की बात वहीं या आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। ये सीमा जागरूकता और कल्याण के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें पहचाना जाना, ये आपकी भावनात्मक सेहत की रक्षा करने जैसा है। जब आप अनादर और पहचानते हैं तो आप असल में अपने आत्म मूल्य की रक्षा करने का पहला कदम उठा रहे होते हैं। तो हमने पुरुषार्थ को समझा, अनादर को पहचाना, अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, रिएक्शन कैसे दें। हाँ, स्रोत का तीसरा खंड इसी पर है, शक्ति और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिक्रिया देना। यहाँ कुछ स्ट्रेटेजीज सुझाई गई हैं। शांत और संयमित रहना, कंपोजर। आक्रामकता के बिना दृढ़ता पूर्वक सीमाएं निर्धारित करना, मतलब असर्टिवनेस विदाउट अग्रेशन। हाँ, और सीधे मुद्दे को एड्रेस करके समाधान खोजना। यहाँ शांत और संयमित रहने पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब स्थिति भावनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली हो। हाँ, मुश्किल होता है। अक्सर गुस्से या आक्रामकता को ही ताकत मान लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये रूपरेखा एक अलग तरह की शक्ति की बात कर रही है, सेल्फ कंट्रोल की शक्ति, भावनाओं के उबाल में बहने जाने की शक्ति। ये उस भावनात्मक समझ से जुड़ता है जिसका जिक्र पहले खंड में हुआ था। हाँ, शांत रहना शायद पहली प्रतिक्रिया न हो, खासकर जब आपको लगे कि आपकी शर्म की हदें पार कर दी गई हैं, जैसा कि मूल स्रोत का शीर्षक कहता है। बिल्कुल। लेकिन रूपरेखा का सुझाव है कि प्रतिक्रिया सोच समझकर होनी चाहिए, न कि सिर्फ पल भर के आवेश में। संयम शायद आपको स्थिति को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने और बेहतर ढंग से संभालने में मदद करे। और फिर आता है आक्रामकता के बिना दृढ़तापूर्वक सीमाएं निर्धारित करना। ये बैलेंस साधना शायद सबसे मुश्किल काम है। हाँ, ये तो है। दृढ़ता का मतलब है अपनी बात पर कायम रहना, अपनी सीमाओं का स्पष्ट रूप से इजहार करना, असर्टिव होना। हाँ, लेकिन बिना आक्रामकता के। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरतें और सीमाएं बता रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति पर हमला किए बिना, उसे नीचा दिखाए बिना। ये सम्मानजनक संवाद की मांग करता है, भले ही आप असहमत हों या आहत महसूस कर रहे हों। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे करना कितना प्रैक्टिकल है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। खासकर अगर दूसरा पक्ष सुनने या समझने को तैयार ही ना हो। क्या शांत दृढ़ता हमेशा काम करती है? ये एक वाजिब चिंता है। देखिए, रूपरेखा शायद हर स्थिति का सटीक समाधान ना दे पाए। सीधे मुद्दे को संबोधित करके समाधान खोजना एक आदर्श स्थिति है। ये निष्क्रियता या टालमटोल से तो बेहतर है। हाँ, वो तो है। आप समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि हर स्थिति सीधी बातचीत से हल नहीं होती। कुछ लोग तर्क या शांतिपूर्ण संवाद के प्रति रिसेप्टिव नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रूपरेखा इस पर कोई संकेत देती है? रूपरेखा सीधे तौर पर शायद नहीं, लेकिन शक्ति और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिक्रिया देने का सिद्धांत, वो शायद यहां भी लागू होता है। अच्छा, कैसे? अगर सीधी बातचीत से समाधान नहीं निकलता, तो भी आप अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रख सकते हैं, अपनी इंटेग्रिटी। आप स्थिति से पीछे हट सकते हैं। आप अपनी सीमाएं लागू करने के दूसरे तरीके खोज सकते हैं, जैसे उस व्यक्ति से दूरी बनाना। लेकिन बिना अपने मूल्यों से समझौता किए ये आक्रामक हुए। यहाँ शक्ति शायद टकराव जीतने में नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में है, भले ही बाहरी समाधान ना मिले। ये एक महत्वपूर्ण नजरिया है। प्रतिक्रिया का लक्ष्य शायद हमेशा बाहरी जीत हासिल करना नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मसम्मान बनाए रखना है। बिल्कुल। और यहीं से हम रूपरेखा के अंतिम मुख्य खंड पर पहुंचते हैं, आत्मसम्मान बनाए रखना, मेंटेनिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। बिल्कुल। ये खंड सब कुछ वापस व्यक्ति के आंतरिक संसार पर ले आता है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं:
आत्मचिंतन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने मूल्यों और आत्म मूल्य पर विचार करना, चुनौतियों का शालीनता से सामना करके व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ, ओके। और सहायता प्रणालियों यानी सपोर्ट सिस्टम्स का महत्व। आत्मचिंतन क्यों जरूरी है? क्या अनादर का सामना करने के बाद अपने मूल्यों पर सोचना मददगार होता है? हाँ, बहुत। क्योंकि अनादर अक्सर आपके सेल्फ वर्थ पर हमला होता है। सही। ये आपको शक में डाल सकता है कि क्या आप वाकई सम्मान के लायक हैं। ऐसे में अपने मूल मूल्यों को याद करना, ये सोचना कि आप एक व्यक्ति के रूप में क्या महत्व रखते हैं, दूसरों की राय से परे, ये आपके आत्मसम्मान की नींव को मजबूत करता है। ये आपको बाहरी नकारात्मकता से बचाता है। आत्मचिंतन आपको याद दिलाता है कि आपका मूल्य किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। और चुनौतियों का शालीनता से सामना करके व्यक्तिगत विकास का क्या मतलब है? क्या मुश्किल अनुभव हमें बेहतर बना सकते हैं? रूपरेखा का यही सुझाव लगता है। शालीनता से सामना करना, ये शायद उसी शांत, दृढ़ता और सत्यनिष्ठा की बात करता है जिसका जिक्र प्रतिक्रिया वाले खंड में था। अच्छा। जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं बिना बिखरे, बिना अपने मूल्यों को छोड़े, तो आप न सिर्फ उस स्थिति से निपटते हैं बल्कि आप कुछ सीखते भी हैं। आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, आप रेजिलियंस विकसित करते हैं। ये अनुभव भले ही कष्टदायक हो, आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर सकते हैं। ये आत्मसम्मान को एक स्थिर अवस्था के बजाय एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसे चुनौतियों के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है। ये एक उम्मीद जगाने वाला विचार है कि बुरे अनुभव भी विकास का जरिया बन सकते हैं। हाँ। और आखिर में सहायता प्रणालियों का जिक्र है, सपोर्ट सिस्टम्स। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें अकेले सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। सही। आत्मसम्मान बनाए रखना सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। भरोसेमंद दोस्त, परिवार या पेशेवर सलाहकार जैसे काउंसलर, वो आपको समर्थन दे सकते हैं, आपको एक अलग नजरिया दे सकते हैं और मुश्किल समय में आपको संभाल सकते हैं। मदद मांगना जरूरी है। हाँ, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को पहचानने और उन्हें पूरा करने की दिशा में एक समझदारी भरा कदम है। ये बाहरी समर्थन आपकी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने में मदद कर सकता है। तो अगर हम पूरी रूपरेखा को एक साथ देखें तो ये एक सफर की तरह लगता है। हाँ। पहले खुद को समझो, सच्चा पुरुषार्थ क्या है, फिर चुनौती को पहचानो, अनादर क्या है और इसका असर क्या है। हाँ। फिर उस चुनौती का सामना करो, शक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रतिक्रिया दो। बिल्कुल। और अंत में इस अनुभव से सीखकर और समर्थन लेकर अपने आत्मसम्मान को मजबूत करो और बनाए रखो। हाँ, सही क्रम है। ये काफी व्यक्ति केंद्रित, इंडिविजुअल फोकस्ड दृष्टिकोण है। हाँ, ये मुख्य रूप से व्यक्ति की आंतरिक दुनिया, उसके मूल्य, उसकी भावनाएं, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसका विकास, इस पर केंद्रित है। ये व्यक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास करता है कि वो बाहरी नकारात्मकता का सामना कैसे करे और अपना आंतरिक संतुलन कैसे बनाए रखे। तो हमने इस स्रोत रूपरेखा के मुख्य विचारों और स्ट्रक्चर को खंगाल लिया है। ये पुरुषार्थ की एक आधुनिक संतुलित परिभाषा पेश करने की कोशिश करती है, अनादर को पहचानने और उससे निपटने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां सुझाती है और अंततः आत्मसम्मान को बनाए रखने और विकसित करने पर जोर देती है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के आधार पर एक अंतिम विचारणीय बिंदु उभरता है, एक प्रोवोकेटिव थॉट शायद। अच्छा। चूंकि ये रूपरेखा इतनी ज्यादा व्यक्ति की प्रतिक्रिया और आंतरिक स्थिति पर केंद्रित है। हाँ। ये अप्रत्यक्ष रूप से समाज या समुदाय की भूमिका के बारे में क्या कहती है, या शायद क्या नहीं कहती है? दिलचस्प सवाल है। सामाजिक या सांस्कृतिक मानक भी इसमें भूमिका निभाते हैं सम्मान को बढ़ावा देने में या अनादर को अनजाने में सक्षम बनाने में। रूपरेखा व्यक्ति को साधन देती है कि वो अनादर से कैसे निपटे, लेकिन क्या हमें उन सामाजिक संरचनाओं पर भी सवाल नहीं उठाना चाहिए जो शायद ऐसे व्यवहार को पनपने देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ये रूपरेखा सीधे बात नहीं करती, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करती है।